तो जैसे आप लोग देखते होंगे, एक बालक था हमारे विद्यालय में, तो वो क्या करता था, उसमें घर में बकरियां भी थी, तो बकरियां थी तो बकरी भी चराता था और स्कूल भी आता था, दोनों एक साथ करता था। तो एक दिन हमने बच्चे से पूछा कि ये बताइए कि आप दोनों काम एक से कैसे करते हो। तो बच्चे ने कहा कि सर हम क्या करते हैं कि बकरी के गर्दन में एक रस्सी बांध देते हैं और एक खूंटी गाड़ देते हैं, और खूंटी गाड़ करके हम चले आते हैं स्कूल। तो स्कूल में हम पूरा दिन पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जब घर जाते हैं तो शाम को हम देखते हैं कि बकरी वहीं पर खूंटी से बंधी हुई है। अब हमने एक दिन क्या हुआ, उसके दिमाग में आया कि बकरी ने जहां जहां घास खाई है ना, तो उसने क्या किया, उस लकड़ी उसके पास बगल में मिली थी, उसने सारे जहां जहां घास खाई थी वहां वहां पैर बने हुए थे उसके, उसको मिलाया। उसने मिलाने के बाद उसके दिमाग में आया, एक आकृति बनी। अब उसने कैसे मिलाया होगा, तो उसको जैसे मान लीजिए उसने एक खूंटी यहां गाड़ी, ऐसी तो गाड़ी होगी, यहां पर बकरी होगी, उसकी गर्दन होगी, और यहां से उसने रस्सी से इसको बांध दिया। बांधने के बाद क्या हुआ कि अब वो चली घास खाने के लिए ऐसे। अब जब वो शाम को गया तो उसके पैर उसको दिखाई दिए, ऐसे दिखाई दी। अब उसने क्या किया, इन पैरों को ऐसे मिला दिया। अब एक आकृति उसके सामने आई। अब क्लास में उसने हमसे पूछा कि सर ये सारी आकृतियों को तो हमने देखा है ना, एक कोई सिंगारे की तरह होती है, कोई ऐसी टोपी होती है, लेकिन इस आकृति के बारे में अभी हमने नहीं सीखा है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, चलते हम सीखते हैं इसी के बारे में। तो इस एक टीएलएम के माध्यम से हम सीख लेते हैं। जैसे एक हमने टीएलएम देखा, अब उससे हमने पूछा कि जैसे आपने एक खूंटी गाड़ी, तो एक खूंटी गाड़ी इसका मतलब है कि आपने ऐसी खूंटी गाड़ दी, ठीक, एक खूंटी गाड़ दी। खूंटी गाड़ने के बाद फिर उसने रस्सी बांधी थी, एक रस्सी बांधी थी, तो रस्सी बांधी थी तो उसने रस्सी के लिए ऐसे रस्सी बांधी होगी, एक रस्सी बांधी होगी, ठीक। अब जैसे वो रस्सी बांधने के बाद फिर जहां जहां वो चला है ना, जहां जहां वो चला, तो ये ऐसे चला था चारों तरफ। अब इस आकृति बनी। अब इस आकृति का नाम क्या देंगे, हमने कहा ऐसी आकृति और कहां कहां आपने देखी थी। उसने कहा मम्मी की चूड़ी देखी हमने, बहुत बढ़िया। और क्या देखा, फिर हमने पूछा कि और कहां देखा, तो उसने कहा साइकिल का पहिया देखा। और क्या देखा, बोले हमने रेलगाड़ी का पहिया देखा। यानी कि बहुत बढ़िया। तो ये आकृतियां जो हैं किस प्रकार की आकृति है, तो एक शब्द आया, जैसे हम लिखते हैं ऐसी आकृति बनी, इसमें आपने ये रस्सी यहां लगा दी, अब इसको ऐसे लिखा, क्या लिखा, तो वो क्या है, वृत्त लिखा। तो इसका नाम क्या है, वृत्त। अंग्रेजी में कहते हैं इसी को सर्कल, ठीक। अब वृत्त में आपने जो पॉइंट देखे, ये पॉइंट देखिए, गतिमान बिंदु है, ये चला है ना यहाँ रस्सी। अब ये तो वृत्त की आकृति दिखी, लेकिन यहां से लेकर के ये पूरी लंबाई अगर नापेंगे तो वृत्त की लंबाई को हम बोलेंगे परिधि। क्या बोलेंगे, अब परिधि क्यों बोलेंगे, अब बच्चे के दिमाग में एक चीज आई कि हम वृत्त की लंबाई को तो परिधि बोलते हैं, लेकिन अगर कोई चौकोर आकृति होती है इस प्रकार की, तो उसकी लंबाई को हम कहते हैं परिमाप, परिमाप बोलते हैं ना। तो अब बच्चे बोले, वहां पर आप कह रहे थे कि इसकी लंबाई नापते हैं चारों तरफ की, तो वहां तो हम परिमाप बोलते हैं, लेकिन यहां परिधि क्यों बोलते हैं, है ना, ये क्वेश्चन उठेगा दिमाग में। तो परिधि, अब यहां पर जब हम परिधि देखते हैं, परिधि में क्या है, परिधि अब इसमें दो शब्द हैं, एक है परि और दूसरा इधि शब्द आया है। परि का मतलब क्या होता है, जैसे पर्यावरण में देखते हैं तो परि का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर, और इधि का होता है, अर्थ होता है चक्र। क्या होता है, यानी कि इस परिधि में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। यानी कि जब कोई हम चक्राकार कोई लंबाई नापेंगे, तो जब चौकोर लंबाई नापेंगे या पंचभुज की या षष्ठभुज की, तो उसे हम परिमाप बोलेंगे। क्लियर हो गया कि परिधि किसे कहेंगे और परिमाप किसे कहेंगे, क्लियर होगा। अब उसने यहां पर जो, अब परिधि समझ में आ गया, ये परिधि है उसकी लंबाई,
और इसकी जो आकृति बनी इसे हम वृत्त बोलेंगे। तो इसका जो उसने खूंटी गाड़ी थी, उससे बच्चे से कहेंगे जो आपने खूंटी गाड़ी थी उसको हम बोलते हैं केंद्र, ठीक, उसे बोलेंगे केंद्र। अब उसको बता रहे सारी चीजें के बारे में, उसको समझ में आ रहा है कि जो खूंटी गाड़ रहे हैं वो हमारा केंद्र है, उसी के चारों तरफ बकरी घूमेगी। अब इसके बाद केंद्र हो गया, ठीक, और जहां पर जो रस्सी बांधी थी वो हमारी क्या है, त्रिज्या, है ना, क्या लिखा है, त्रिज्या। अब त्रिज्या किसे कहते हैं, तो इसको हम स्पिन निकालेंगे और यहाँ पर उसको पढ़ेगा, क्या लिखा है इसमें, पढ़ो, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। हो गया, ये हमने त्रिज्या के बारे में सीखा यहाँ। अब यहां पर केंद्र क्या है, केंद्र के बारे में पढ़ लेंगे। यहां पर क्या लिखा है, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, क्योंकि ये तो चल नहीं रहा है, ये तो स्थिर है, यहां से बकरी घूम रही, तो ये अब यहां पर ये चक्कर में यहां पूरा चला, एक लंबाई आई, वो होगी परिधि। इसके बाद ये त्रिज्या हुई, ये केंद्र हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, अब ये अगर ये देखेंगे कि यहां पे इसको ये जो दिख रहा है ये लाइन, ये वाली है ना, ये उसका व्यास होगी, और व्यास के बाद फिर इसके बाद ये व्यास हुई, व्यास के बाद यहां पर जो ये वाली लाइन दिख रही है जीवा। ये क्या हुई, जीवा, ये जीवा हुई। जीवा क्यों, जीवा, इसे जीवा बोलेंगे, इसे व्यास बोलेंगे, लेकिन यही जीवा यहां जब ऊपर आएगी तो ये पूरी लंबाई इसके क्या हो रही, सबसे ज्यादा है। लेकिन ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। और जीवा इसलिए कहते हैं, जैसे आप जीभ निकालते ना, जीवा का अर्थ होता है जैसे आपने जीभ मुंह से निकाली तो आपका जो मुंह है ऐसे, यही तो है, जीभ निकली बाहर, तो यहां दोनों ओंठ को छुएगी कि नहीं छुएगी, छुएगी ना, तो जीभ से ही बनी, इसका नाम पड़ा है जीवा, ठीक है, जीभ से ही जीवा बना है। अब ये बात हुई, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है कि ये जीवा केवल यहीं तक है जब तक जीवा के बिंदु केवल उसकी परिधि पर हो, है ना। अगर जैसे ही आगे निकली तो ये जीवा नाम बदल जाएगा, फिर क्या होगा, क्या होगा इसी का नाम, इसका नाम हो जाएगा छेदक रेखा, क्योंकि वृत्त को उसने छेद दिया है ना, दो भागों में डिवाइड कर दिया। जीवा केवल अंदर वाले एरिया को डिवाइड करती है, जबकि जीवा क्या करती है, पूरे वृत्त को दो भाग कर देती है। अब इसमें क्लियर होगा, क्योंकि ये छेद देती है, आगे निकल जाती है, ये छेदक रेखा होगी। अब इसी में आपने ये देख लिया, अब और आगे देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, इसी में ये वृत्त हो गया, ये जीवा हुई, ये व्यास हो गया, अब ये त्रिज्या हुई, ये क्या है, केंद्र हो गया। अब इसमें एक लाइन और दिख रही है, ये वाली है ना, अगर इसको देखेंगे, एक ये इस तरीके की दिख रही ना, ये वाली, तो ये क्या कर रही है, अगर यही कोई लाइन एक पॉइंट पर टच कर रही है इसको, जैसे कोई स्केल हो, स्केल अगर मान लीजिए हमने इसको रख दिया यहां पर सिर पर ऐसे, तो हमारे सिर को काट रही है कि नहीं काट रही है, नहीं काट रही है, टच कर रही है ना, ऐसे छू के निकल रही है। छूने को गणित की भाषा में स्पर्श बोलते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्श। जैसे आप क्या करते हैं, किसी बड़े को पैर छूते हैं ना तो स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं ना उसको, हाँ, चरण स्पर्श बोलते हैं ना, तो ऐसे ये छू के निकल रही है, छूना, ये यहां से नहीं निकल रही, अगर यहां से निकलेगी तो क्या होगा, छेद कर देगी, काट देगी, है ना, तो इसी को, यही रेखा फिर क्या हो जाएगी, छेदक रेखा। और यही रेखा अगर ऐसे एक पॉइंट पर छू करके निकल जाती है तो उसको स्पर्श रेखा, तो ये होगी स्पर्श रेखा। अब इसको पॉइंट हटा करके आप स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ सकते हो, क्या लिखा है, एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद है, अब अगर हम इस वृत्त का छोटा सा भाग काट लेते हैं, अगर यहां से ऐसे काट दें, इतना भाग निकाल देते हैं, इतना भाग, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं चाप। क्या बोलेंगे, चाप। अब बताइए, एक ही वृत्त में सारी चीजें हैं कि नहीं, है ना, तो सारी चीजों को हमने अभी सीखा है,
सीखा कि नहीं सीखा है? तो अभी हमने क्या क्या सीख लिया? वृत्त, वृत्त किसे कहते हैं, ठीक, वृत्त की परिधि किसे कहते हैं, वृत्त की जीवा क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त का व्यास क्या है। अब देखो ये त्रिज्या है, ये भी, अब चूंकि केंद्र से यहां तक की दूरी है और ये बराबर है, ये भी बराबर है, इसका मतलब है त्रिज्या ये भी है, ये भी त्रिज्या है, इतनी त्रिज्या है। लेकिन जब दो त्रिज्याएं आमने सामने हो जो केंद्र से होकर मिलती हो, आमने सामने हो, एक दूसरे के इधर और एक इधर विपरीत दिशा में, उसकी पूरी लंबाई नापेंगे। इसका अर्थ क्या होगा कि जो व्यास है वो दो त्रिज्याओं का योगफल है, यानी कि ये होगा कि जो व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना होगा। हाँ? अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हो किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 2 गुना है। अगर किसी भी वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। आधा, क्योंकि व्यास त्रिज्या का 2 गुना है और त्रिज्या व्यास की आधी होगी, है ना? क्योंकि ये व्यास पूरा 2 गुना है और त्रिज्या इसकी आधी है। तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो आप आसानी से निकालेंगे नहीं निकालेंगे? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अभी हमने क्या सीख लिया? वृत्त की परिधि सीखी, वृत्त का व्यास सीखा, वृत्त की त्रिज्या सीखी, वृत्त का केंद्र सीखा, बात समझे, जीवा सीखी, और सबसे बड़ी जीवा क्या है? वृत्त का व्यास कहलाती है। देख रहे हैं, यही यहां तक आ जाएगी तो ये वृत्त का व्यास कहलाएगी। इतनी बात क्लियर होगी। अब ये क्वेश्चन आएगा, पूछ लेते हैं कि एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन होगा ना कि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ऐसी कितनी त्रिज्याएं हम वृत्त में खींच सकते हैं, है ना? अब देखो यहां पर जैसे मान लीजिए यहां पर हमने एक त्रिज्या ये खींची, एक त्रिज्या ये जैसे साइकिल के पहिए में होती ना, तो आप क्या क्या देख रहे हैं? कितनी त्रिज्याएं दिख रही हैं? और देख लीजिए, और खींच सकते हैं, कुछ त्रिज्याएं ऐसी और होंगी। तो आपको क्या दिख रहा है? अब आप इस पंखा को देखिए, इस पंखा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो क्या सर्कल बन रहा है? बन रहा है। इसके फ्लैट क्या है? त्रिज्या हुई। उसका जहां से वो फ्लैट जुड़े घूम रहा है वो क्या होगा? केंद्र होगा कि नहीं होगा? अब आप हमको ये बताएं कि ये जो फ्लैट घूम रहा है ये कितने पॉइंटों से टकरा रहा है? काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि काउंट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जितने पॉइंट से टकराए और एयर को खींच करके तभी तो नीचे आ रही है, और एटमॉस्फेयर में अनंत पॉइंट होते हैं। कितने होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। उनसे ये टकरा रहा है, और जैसे जैसे त्रिज्या जिन जिन पॉइंटों से टकरा रही है, तो इसका मतलब है कि जब पॉइंटों अनंत हैं तो त्रिज्याएं भी कितनी होगी? अनंत होगी। इसका मतलब एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि किसी वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या अनंत होती है। क्लियर हो गया? अब अनंत से टकरा रहा है, अब क्योंकि त्रिज्या जो व्यास है 2 त्रिज्याओं को मिलाकर के बनता कि नहीं बनता? तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि किसी वृत्त में व्यास की कितनी संख्या होती है, तो क्या होगा? फिर वो भी अनंत हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? है ना? सारी वो भी अनंत हो जाएंगे। अब दूसरी बात ये होगी कि अब जो जीवा है ये वाली, यहां पे एक तो जीवा ये है, एक जीवा ये है। 2 पॉइंट जीवा क्या होती है? परिधि पर स्थित किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखाखंड को जीवा कहते हैं, है ना? ये जो रेखाखंड है, क्योंकि रेखा तो बहुत अनंत होती है, दोनों साइड बढ़ती जाती है, उसका जो भाग होता है उसी को हम रेखा का खंड, वो भाग कहलाता है रेखाखंड। ये आपकी जीवा, यहां से ये जीवा, यहां से ये जीवा, फिर ये भी जीवा, फिर ये भी जीवा, फिर ये भी जीवा, ये भी जीवा, यहां से भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा। तो इसका मतलब है किसी वृत्त की में जीवाओं की संख्या कितनी होती है? अनंत। मिल रहा है ना क्वेश्चन? तो इसका मतलब है अब आपने 3 क्वेश्चन यहीं से आपको याद हो गए। क्या याद हो गए? एक, वृत्त की में त्रिज्याओं की संख्या अनंत, वृत्त में व्यासों की संख्या, वृत्त की जीवाओं की संख्या। कोई याद करना पड़ा? नहीं करना पड़ा ना? सारी चीज समझ में आई। वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, वृत्त का परिधि किसे कहेंगे, वृत्त का केंद्र किसे कहेंगे, है ना? ये सारी चीजें परिभाषा याद हो गई? हुई कि नहीं हुई? अब हम लोग थोड़ा और चलते आगे। अभी आप यहां पर देखा है, अब हम और आगे चलते हैं। अब जो टीएल है आपको ये दिया है जियो बोर्ड, और इसमें रबर बैंड दिया है, ठीक है? रबर बैंड में ये हम यहां पर
एक सर्कल बना लेते हैं। ये आपको ज्यामिति के लिए ये काम आता है सर्कल के बारे में। ये क्या बन गया? सर्कल। अब आप लोगों को बताना भी है। अब ये बताना है कि ये क्या है, ये क्या है ना? बताओ ये क्या है? त्रिज्या हो गई। अब और बताइए, इसके बाद इसको मिला देते हैं। इसमें एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये। अभी देखिए ये व्यास हो गया। अब इसके बाद ये क्या है? जीवा। अब इसके बाद बताते रहना। इसके बाद बताना है कि ये क्या है? हो गया ना? स्पर्श रेखा एक पॉइंट पे टच करेगी ऐसे। होगा कि नहीं होगा? अब यहां पर देखना है कि जैसे ये व्यास है और व्यास के बाद यहां पर हम एक सर्कल बनाते हैं। एक ऐसे स्पर्श रेखा पर एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं ऐसे। यहां पर जब एंगल नापेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है? ऐसे ये 90 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि जो रेखा ये त्रिज्या है ना, अगर ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो इस को अभिलंब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको अभिलंब भी कहते हैं, चूंकि आप आगे पढ़ेंगी तो इस चूंकि हमने बता दिया है। अब यहां पर जीवा को देखते हैं। ये जीवा है ना? जीवा यहां। अब यहां पर देखो पॉइंट कितने दिख रहे हैं। ये पॉइंट है, ये जीवा है। इसके लिए यहां पर देखो, यहां की लंबाई और यहां की लंबाई जब आप स्केल से नापेगी तो दोनों लंबाइयां कैसे दिखेगी? बराबर होगी इधर। इसका मतलब है जब हम किसी भी वृत्त के केंद्र से उसकी किसी भी जीवा पर अगर हम लंब खींचते हैं तो वो जीवा को क्या कर देता है? दो भागों में बांटता है। अब ध्यान रखना, अब ये क्या व्यास है ना? ये केंद्र है। अब आपको क्या करना है? इस कोण को नापना जहां पर परिधि पर बना है। ऐसे रखेंगे चांदे को और इसको ऐसे नापेंगे। अब बताना है कि ये कितने अंश बन रहा है? कितना बना है? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो आधे वृत्त पर बनता है, यानी कि ये केंद्र था, ये व्यास था, यहां से एक इलास्टिक लगाई हमने ये वाली। इसके बाद हमने एक त्रिभुज बनाया यहां ऐसे। तो यहां वाला कोण आपने नापा था, यहां नापा, ये वाला कितने अंश निकला? 90 अंश। ये 90 अंश हुआ। अब यहीं से अगर हम यहां पर लगाएं और इसको मिलाएं तो ये कितने अंश का होगा? ये भी 90 अंश का होगा। यहां से यहां मिलाएं तो कितने अंश का होगा? 90 अंश। क्योंकि ये यहां पर ये दोनों कितना है? यहां पर ये दोनों के बीच में यहां पर एंगल कितना बना है? 180 बना कि नहीं बना? ये कितना है? 180। 180 इधर ऊपर है, 180 नीचे है। यहाँ 90 है। अगर हम यहाँ पर लगाएं तो यहाँ कितने बनेगा? यहाँ 90 बना 90 डिग्री। ये भी अर्धवृत्त पर बना है तो यहाँ पर कितना बनेगा? ये भी 90 अंश का बनेगा। यहाँ भी 90 अंश बना। अब ये 90, अब यहाँ पर अगर ऐसा एक व्यास खींच दें तो ये वाली भी परिधि पर बन गया तो ये कितना बना? और यहाँ भी ये परिधि पर बना तो ये कितने अंश बनेगा? 90 अंश का बन गया। इसका मतलब क्या होगा कि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश होता है, उसे हम समकोण भी कहते हैं। ठीक, उसका नाम समकोण है। अब यहाँ 90, ये 90। अब आपने क्या देखा है कि देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये, तो ए के सामने क्या है? सी। तो एंगल ए धन सी कितने अंश हो गया? चक ए धन सी कितना हो जाएगा? 180 अंश होगा कि नहीं होगा? बोलिए 180 अंश ए धन सी। इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई अब यहां देखो, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखो ये क्या, ये एक चतुर्भुज बना कि नहीं बना? जब ये चतुर्भुज बना तो इसके सम्मुख ये चक्र में है कि नहीं? यानी कि राउंड में है।
एक सर्कल पर है, उस चतुर्भुज के ये जो बिंदु है उसके परिधि पर है। तो ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसके शीर्ष जो है उस वृत्त की परिधि पर हो, कहां पर हो, परिधि पर हो। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, सम्मुख कोणों का योग कितने अंश आ रहा है, 180 अंश। अगर ऐसा चतुर्भुज बना, अगर ये 30 अंश है तो ये कोण कितने अंश होगा, ये 30 अंश है, इसका और इसका योग कितना था, 180 है ना। अब एक 30 है तो ये कितना होगा, 150, 180 से 30 अंश घटा देंगे। अगर ये नहीं दिया, अगर ये पूछ ले कि ये 30 अंश है, ये 50 अंश है, और पूछ ले कि ये वाला कोण कितने अंश होगा, 130, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ये क्लियर हुआ। दो परिभाषा हमने याद, क्या एक अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, दूसरा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर ऐसा चतुर्भुज कहीं बना है और उसमें कोई एक कोण दिया है, दूसरा उसके सम्मुख वाला पूछ रहा है, तो आराम से आप निकाल सकती हो, कि नहीं निकाल सकती, है ना। अगर दो कोण दे दिए जाए, यहां पर 30 अंश दे दिया जाए और ये वाला कोण पूछा लिया जाए, तो बता दे आ जाएगा, क्योंकि 50 ये या 150 होगा कि नहीं होगा। अब चारों कोणों का जब 360 होता है, और 360 में से ये 3 घटा देंगे तो चौथा आ जाएगा, होता कि नहीं होता है। हाँ, तो क्लियर, बैठ जाइए।